आज की क्लास के अंदर हम अर्धवार्षिक पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। ये जो मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये 20 क्वेश्चन पिछले 10 सालों के अंदर जितने पेपर हुए उनके अंदर ये पूछे गए क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप पेपर देने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना। पहला क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 10 तक आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपको ABCD में से आपको जो सही ऑप्शन है वो भरना होगा। और पहला क्वेश्चन के अंदर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो एक नंबर का होगा। तो पहले क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आगे दे रखा है सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको इनमें से जो 4 विकल्प दे रखे हैं इनका सही विकल्प चयन करके और उत्तर पुस्तिका आपको जो है उसके अंदर लिखना है। पहला क्वेश्चन है 72 और 120 का HCF होगा। 72 और 120 का HCF आपको पूछा है। तो पहले 72 का निकालेंगे लेस और फिर 120 का। 72 के अंदर मैं भाग दूंगा 2 का भाग देने पर ये आ गया आपके 36 में 2 का भाग देने पर ये आ गया 18 में 2 का देने पर 9 में 3 का जाएगा और 3 में 3 का दिया तो 1। और उसके बाद हम 120 का गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दूंगा तो ये आ गया 60 और 2 का भाग दिया ये आ गया 30। फिर 2 का भाग दिया 15 में 3 का भाग दिया 5 और 5 में 5 का भाग दिया 1। अब HCF होता है क्या कि दोनों में से जो कॉमन आ रही है संख्या वो लेनी है। तो 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो 2 ले लिया। फिर 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है तो ये एक और 2 ले लिया। फिर 2 इसमें और 2 इसमें तो ये और 2 ले लिया। फिर 3 इसमें और एक ये 3 तो 1 ले लिया हमने 3। फिर 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 और इसमें 5 नहीं है। अब इनको आपस में गुणा कराते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को गुणा किया 2 से 8, 8 को 3 से 24। इनको आपस में गुणा करने पर आ रहा है 24। तो अब 24 विकल्प आपके आ रहा है से के अंदर। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो से होगा क्योंकि से के अंदर आ रहा है 24। दूसरा क्वेश्चन है बहुपद आपको दे रखा है px बराबर 4x² प्लस 7x माइनस के 5x³ की घात है। तो मैंने आपके ये बहुपद वाला जो चैप्टर है इसके अंदर बताया था कि बहुपद की घात होती कौन सी है। तो जिस बहुपद की आपको घात पूछी है तो उस बहुपद की अधिकतम घात वाला पद देखो। तो अधिकतम यहाँ पर घात दे रखी है 2 और यहाँ पर x की घात दे रखी है 3। तो अधिकतम घात वाला पद ये है तो इसकी घात कितनी है 3। तो इस पूरे बहुपद की घात हो जाएगी 3 और 3 विकल्प सी के अंदर आ रहा है तो से के अंदर, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा से। आगे चौथा क्वेश्चन है बिंदु 3,4 की वाई एक्स से दूरी होगी। तो अब की बार पूछा है वाई एक्स से दूरी। यदि वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स वाला मान बता दो। एक्स वाला मान है 3 तो इसका उत्तर हो जाएगा से। वाई एक्स से पूछे तो एक्स वाला मान बताना है और यहाँ पर एक्स से दूरी पूछे तो वाई वाला मान बताना है। आगे क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन में किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर कब होंगे? तो ये मूल बराबर होंगे यदि b² माइनस 4ac का मान बराबर हो 0 के। तो b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ रहा है दे के अंदर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए तब तो मूल होंगे बराबर या समान और वास्तविक। यदि b² माइनस 4ac का मान आ जाए 0 से बड़ा तब मूल होंगे वास्तविक होंगे और a समान होंगे। और यदि b² माइनस 4ac का मान आ जाए 0 से छोटा तब मूल होंगे a वास्तविक या काल्पनिक मूल होंगे। इस प्रकार ये 4 आपके कंप्लीट हो गए। आगे 5वां क्वेश्चन है। 5वें के अंदर आपको दे रखा है sin² 80 डिग्री प्लस cos² 80 डिग्री का मान होगा। आपको पूछा है sin² 80 डिग्री और cos² 80 डिग्री दोनों जगह थीटा का मान समान है और आपको पूछा है कि इसका मान कितना होगा। पहले ए के अंदर दे रखा है 0, बे के अंदर 80 और से के अंदर 1 और दे के अंदर आपको दे रखा है अनंत। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो एक सूत्र होता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर थीटा का मान दोनों जगह होना चाहिए समान। तो यहाँ पर देखो थीटा का मान sin² थीटा का मान यहाँ पर भी दे रखा है 80 डिग्री और यहाँ पर भी दे रखा है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री दे रखा है तो दोनों जगह थीटा का मान यानी कि कोण समान है।
तो कोण समान है तो सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो दोनों जगह थीटा का मान समान है तो इसका मान आंसर हो जाएगा 1। तो इसका मान आएगा आपके 1। आगे छठे क्वेश्चन में एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपको बताना है कि एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ए के अंदर देखा है अनंत, बी के अंदर 0, 4 और डी के अंदर आपको दे रखा है कि एक भी नहीं। तो एक वृत्त है उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा पहले देखो होती क्या, जैसे ये एक वृत्त है, स्पर्श रेखा यानी कि इस वृत्त को स्पर्श करती हुई रेखा कितनी खींची जा सकती है। एक ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर ऐसे और ऐसे ऐसे, तो वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि वृत्त पर हम एक अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आगे 7वें के अंदर है बटन आपको दे रखा है 7, 4, 5, 3, 4, 2, 4, 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक होगा ए के अंदर दे रखा है 4 होगा, 2 या 1 या फिर 3। तो इनमें से बताना है कितना बहुलक होगा। तो बहुलक वो होता है कि जो संख्या अधिक बार रिपीट हुई हो, अधिक बार आ रखी हो। तो इसके अंदर देखो 4, 1, 2, 3, 4 इस पूरे बटन में 4 आ रखा है 3 बार, और 7 और फिर और 7 एक बार आ रखा है, 5 भी एक बार आ रखा है, 2 भी एक, 6 भी एक, 3 भी एक बार। तो अधिक बार आ रखा है 4 आ रखा है 3 बार। तो इस पूरे बटन का बहुलक हो जाएगा 4। इस पूरे बटन का बहुलक हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन है 8वें के अंदर किसी पासे को एक बार फेंका जाता है। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी, ये आपसे पूछा है। तो पासे को एक बार फेंकते तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम तो बनते हैं 6, क्योंकि पासे पर 1 से लेके और 6 तक संख्या लिखी हुई होती है। तो कुल परिणाम हो गए आपके 6। अब इनमें से पूछा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कितनी होती है, एक तो हो गई, 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या होती है 3। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आ रखा है 3, क्योंकि अभाज्य संख्या 3, कुल परिणाम है 6। तो इसको काटेंगे तो 3 के पाटे से 3 एक बार, 6 गया 2 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/2, और 1/2 आ रखा है बी वाले के अंदर। यदि आपसे भाज्य या भाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो इसके अंदर आपका हो जाएगा भाज्य संख्या 4 और 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6। आगे 9वें क्वेश्चन है, पहले का 9वें क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होगा। वृत्त है जिसके चाप की लंबाई का क्या सूत्र होगा, ये आपको पूछा है। पहले के अंदर दे रखा है πr², दूसरे के अंदर बे के अंदर πr² थीटा बटा 360, तीसरे के अंदर आपको दे रखा है πr थीटा बटा 180, और दे के अंदर आपको दे रखा है 2πr। तो इनमें से बताना है कि वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो इसमें से आपके होगा ऑप्शन डी, वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है πr थीटा बटा 180। वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है। आगे 10वें के अंदर है किसी समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 13, 10, 7, 4 का सार्वंतर होगा। तो इसका पूछा है सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है जिसको लिखते हैं डी से डी बराबर होता है दूसरे पद में से, यानी कि a2 में से पहला पद घटाना a1। तो a2 दूसरा पद आपको दे रखा है 10, 10 में से पहला पद 13, तो 10 में से 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3। तो इनमें से ऑप्शन आपको दे रखा है 4, -3, 3 और -4। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा बे के अंदर आ रखा है -3। सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना। यदि आपसे पूछ ले इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा तो प्रथम पद होगा इसका 13, जो पहला पद आ रहा है उससे बोलते हैं प्रथम पद। आगे दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे आपके जो 1-1 नंबर का होगा, और जो पहला क्वेश्चन है वो 10 नंबरों का था। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको रिक्त स्थानों को जो दे रखे उनकी पूर्ति करके और जो उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन है, इसके अंदर 6 दे रखे, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा प्रत्येक रिक्त स्थान है वो 1 नंबर का है। तो 1 × 6 करूंगा तो ये क्वेश्चन है दूसरा है वो 6 नंबर का। पहला क्वेश्चन था वो 10 नंबरों का था, उसके अंदर 10 आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दे रखे थे। अब पहला क्वेश्चन पूछा है cos² 45 डिग्री का मान।
तो यहाँ पर दे रखा है कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो आपको कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर भी मैं स्क्वायर करूंगा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर किया तो 2, तो इसके रिक्त स्थान में भरेंगे 1/2। कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/2। आगे है दूसरा क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखा और वह त्रिज्या के मध्य का कोण होगा। तो आपको बताना है वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य कोण। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, तो ये एक वृत्त बनाया जिसकी ये तो हो गई एक स्पर्श रेखा, और यहाँ पर हो गई ये केंद्र, और केंद्र से ये हो गई त्रिज्या। तो वृत्त के स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। आगे है दूसरा, तीसरे के अंदर आपको दे रखा है 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। अभाज्य गुणनखंड करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछली बार बोर्ड परीक्षा के अंदर आ चुका है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर दे रखा है 196 के, आपको 196 का अभाज्य गुणनखंड करना है पहले तो, की घातों का योग। तो यहाँ पर देखो 196 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो आएगा 98, और 98 में 2 का भाग दूंगा 49 में 7 का भाग दूंगा 7, और 7 में 7 का दिया तो 1। तो यहाँ पर आपको 196 का गुणनखंड करने पर आ रहा है 196 बराबर 2 × 7 × 7, तो 2 की घात 2 × 7 की घात 2। तो आपको घातों का योग बताना है केवल, तो 1 घात ये 2 और 2 और 2 ये हो गई 4। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग हो जाएगा आपके 4। फिर चौथा दे रखा है रिक्त स्थान, आंकड़ों आपको दे रखा है 2, 5, 17, 21 और 5, 7 और 1, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं, का परिसर होगा। तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको पहले अधिक में से निम्न को घटाना है। तो अधिकतम कितना है इसके अंदर 21, और न्यूनतम कितना है इसके अंदर 1, तो 21 में से 1 घटाओगे तो ये आ जाएगा 20, तो इसका परिसर आ जाएगा 20। आगे है पांचवा, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता, किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है 0, और किसी संभव घटना को घटित होने की प्रायिकता होती है 1। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, प्रायिकता 0 से 1 के बीच। असंभव घटना की प्रायिकता हो जाएगी 0, और यदि संभव घटना पूछे तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। आगे छठा और अंतिम रिक्त स्थान है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 8, 6, 4, 2 का छठा पद होगा। 6वां पद आपको बताना है कि कितना होगा इस समांतर श्रेणी का। तो ये पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1d। अन का मान हमें दे रखा है 6, तो अन का मान हो जाएगा 6। ये हो गया प्रथम पद यानी कि ये, और सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर हो जाएगा दूसरे पद यानी कि 6 में से 8 घटाऊंगा तो -2, तो सर्वांतर आ गए -2। तो यहाँ पर लिखेंगे a की जगह 8 प्लस अन की जगह छठा पद पूछा तो 6 - 1, और d का मान हो जाएगा -2, फिर 8 और 6 में से 1 गया 5, 5 को गुणा करवानी है -2 से, फिर ये 8 और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10 में से 8 जाएंगे तो ये बन गए -2। तो इसका छठा पद होगा वो होगा -2। इस प्रकार आपके ये रिक्त स्थान वाला दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आएगा आपके 6 नंबर का, प्रत्येक रिक्त स्थान आएगा वो 1 नंबर का है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे के अंदर है अतिलोगात्मक प्रश्न, जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, और तीसरा ये पूरा क्वेश्चन है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है। जिसमें से पहला दे रखा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। आपको दे रखा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो एक इसका सूत्र होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। अब मैं tan या प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको दे रखे 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, दोनों पदों में से मैं 9 ले लूं कॉमन, तो यहाँ पर बनता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस पूरे के जगह मैं लिख सकता हूँ 1, तो 9 इंटू के अंदर आ जाएगा 1, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9।
दूसरा दे रखा है समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 2, 5, 8, 11 के 12 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दे रखा है प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं ए से। ए बराबर आपको दे रखा है 2। फिर निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को लिखते हैं डी से। तो डी बराबर हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद 5 - 2 पहला पद है, 5 में से 2 जाएगा, दिया आ जाएगा 3। और आपको अन का मान दे रखा है पद, जिसको लिखते हैं अन से, ये हो गया 12, यानी कि 12 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। तो अस अन बराबर होता है, योग ज्ञात करने का सूत्र अन बटा 2 2a प्लस कोष्टक के अंदर हो जाएगा अन -1 और इंटू के अंदर आ जाएगा डी। ये आपके योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो अब इनके जगह लिखते जाएंगे। अन की जगह लिखूंगा 12 बटे के अंदर 2, फिर 2 इंटू ए यानी कि प्रथम पद दे रखा है 2, फिर प्लस का प्लस, अन की जगह 12 -1 और डी के जगह डी का मान आ रखा है 3, इंटू के अंदर हो जाएगा 3। अब इसको सरल करते हैं। 12 के अंदर 2 का भाग दूंगा 6 बार और 2 को 2 से गुणा किया 4, तो ये हो जाएगा 6 12 और कोष्टक के अंदर हो जाएगा ये 4 और फिर प्लस का प्लस, 12 में से 1 गया 11, 11 को गुणा करवानी है 3 से, फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 11 को 3 से गुणा करेंगे 11 या 33, फिर 6 इंटू 11 33 और 4 हो गए आपके 37। अब 37 को गुणा करवानी है 6 से, 37 को गुणा करवानी है 6 से, 5 7 35, 6 7 42, 42 2 ऐसे 4, 18 18 और 4 हो गए 22। तो इसके 22 पदों तक योग आ जाएगा 222। तो जो आपको ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके 22 पदों तक योग आएगा 222। आगे तीसरे का तीसरा पॉइंट है, जिसके अंदर आपको पूछा है कि दी गई आकृति, आपको जो आकृति दे रखी है मैं कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक थीटा दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति जो त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज, इसके अंदर आपको दे रखा है एक तो लंब का मान और एक दे रखा है आधार। लंब और आधार दे रखा है, लाल बट्टा काका से देखें तो ये तो हो जाएगा आपके साइन, ये हो जाएगा कोस और ये अंतिम वाला हो जाएगा टेन का। तो इसके अंदर है लंब और आधार। तो इस आकृति के अंदर आपको लंब और आधार दे रखे, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब का मान आपको दे रखा है 10 और आधार का दे रखा है 10√3। 10 कट गए, ये आ गए 1/√3। 10 से 10 कट गया तो ये आ गया आपके 1/√3। तो ये 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री का होता है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इस थीटा बराबर आपके आ जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आगे देखो चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य सूत्र लिखिए। आपके इसके मूल ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य सूत्र लिखना है। तो श्रीधर आचार्य सूत्र होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac और बट्टे के अंदर हो जाएगा 2a। b यानी कि ये x का गुणक और a होता है x² का गुणक, c होता है जो आपके जो अचर पद दे रखा है वो, और यहाँ पर भी नीचे a का हो गया x² का गुणक। तो ये आपके होता है श्रीधर आचार्य का सूत्र। आगे पांचवा पॉइंट है। पांचवे पॉइंट के अंदर आपको दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात आपको दे रखा है 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि दो त्रिभुज है वो समरूप है। मान लेते हैं एक त्रिभुज हो गया ये ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया PQR। दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो इनके जो भुजा का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो AB बट्टे के अंदर हो जाएगा PQ बराबर होगा ये AC और AC के नीचे आ जाएगी ये भुजा PR।
और इसके बराबर होगा ये BC, और BC के नीचे आ जाएगी QR। जो इनके जो भुजा का अनुपात होगा वो बराबर होगा। अब कि हमें दे रखा है कि भुजा का अनुपात हमें दे रखा है कि 4:9। तो यदि हम इनका स्क्वायर करें, भुजा का स्क्वायर AB/PQ का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है हम दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनका अनुपात। तो एरिया आ जाएगा, पहला त्रिभुज है ये ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। यदि हम किसी भुजा का अनुपात है उसका स्क्वायर करें तो इस दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आ जाएगा। तो हमें भुजा का अनुपात दे रखा है, यानी कि AB/PQ का मान दे रखा है 4/9। तो यदि मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का हो गया 81। तो इन दोनों जो त्रिभुज है इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो 16/81। ये हो गया आपके पांचवा कंप्लीट। छठे के अंदर दे रखा है सर्वांग क्षमता के RHS नियम को परिभाषित कीजिए। तो सर्वांग क्षमता है उनके जो एक RHS का नियम है उनको परिभाषित कीजिए। तो ये नियम होता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का ये हो गया कर्ण, ये भुज होगी लंब और ये हो गई आधार। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण और लंब या आधार बराबर है तो RHS नियम से वो जो त्रिभुज होगा, जो दो त्रिभुज होंगे वो सर्वांग सम होंगे आपस में। तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो यहाँ लिखेंगे अगर दो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज आपको समकोण लेने, अगर दो समकोण त्रिभुज के अगर दो समकोण त्रिभुज के कर्ण और लंब या आधार, कर्ण तो होना ही चाहिए और कर्ण के बाद यदि लंब या आधार बराबर हो तो RHS समरूपता, RHS सर्वांग क्षमता, RHS सर्वांग क्षमता के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये नियम ये कहता है कि यदि कोई दो समकोण त्रिभुज है, उन समकोण त्रिभुजों के कर्ण या लंब और आधार ये दो बराबर हैं तो वो RHS सर्वांग समता के नियम से वो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांग सम होंगे। ये नियम हो गए आपके RHS। आगे तीसरे का सातवां क्वेश्चन है। सातवें के अंदर दे रखा है कि यदि 16/24 का HCF आपको दे रखा है 8, 16/24 का HCF है वो 8 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए तो इसका एक सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपके HCF इंटू एलसीएम। एलसीएम ये होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या आपके 16 और 24 इनका गुणनफल यानी कि इंटू करूंगा बराबर हो जाएगा, ये HCF आपको दे रखा है 8 और एलसीएम ज्ञात करना तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिखूंगा बराबर। इसको सरल करेंगे तो हमें एलसीएम का मान निकालना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 8, ये गुणा के अंदर इधर आ जाएगा भाग के अंदर, तो 16 इंटू 24 बटे के अंदर आ जाएगा 8 और 8 के पाटे से 24 गया 3 बार। अब 16 को गुणा करवानी है 3 से, 16 होता है आपके 48, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके 48। आगे 8वां क्वेश्चन दूरी सूत्र लिखिए। आपको दूरी सूत्र बताना है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है आपके निर्देशांक जो प्रश्नावली है 7वीं उनमें उसमें से आया ये प्रश्न। दूरी सूत्र जैसे मान लो ये दो बिंदु है, एक बिंदु हो गया P जिसके निर्देशांक है x1 और y1 और दूसरा बिंदु हो गया Q जिसके निर्देशांक है x2 और y2। मान लेते हैं ये कोई दो बिंदु है,
इनके मध्य बिंदु की दूरी लिखनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, वो सूत्र लगाना है। तो ये सूत्र होता है कि पी क्यू बराबर होता है रूट x2 ये माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। इन दोनों जो बिंदु दे रखा है पी और क्यू के मध्य की दूरी होती है कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे तीसरे का नवा क्वेश्चन दे रखे हैं। नवे के अंदर है कि शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। आपको शंकु का जो आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो लिखना है। आयतन को 20 से लिखते हैं। v बराबर होता है, शंकु का आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है तीसरे का। 10वां निर्देशांक आपको दे रखा है कि 4,3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। भुज होता है जो x का मान, जो आगे वाला जो होता है वो होता है भुज, और जो पीछे y का मान होता है वो होता है कोटि। तो भुज बराबर हो गया 4 और कोटि बराबर हो गई 3। कोटि होती है जो पीछे वाला जो y का मान होता है वो होती है कोटि। ये आपके तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन के अंदर 10 जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है वो टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन था। आगे चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से यही क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर रूट 5 की जगह आपको रूट 2 दे देंगे, रूट 3 और रूट या फिर 7 दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन लगातार ये सेम रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक ए परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 5 ए परिमेय संख्या, लेकिन हमें यह सिद्ध करके बताना है कि रूट 5 ए परिमेय संख्या। एक तो संख्या होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हमें p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पहले हम ये मान लेते हैं कि माना रूट 5 है वो परिमेय संख्या मान लेते हैं। हम यहां लिखेंगे माना रूट 5 परिमेय संख्या है। रूट 5 परिमेय संख्या हम ये मान लेते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ रूट 5 बराबर a/b। परिभाषा के अनुसार p और q होता है, लेकिन मैं p की जगह और q की जगह b लिख रहा हूँ। तो ये परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ a/b। और जहां यहां लिखेंगे जहां a व b से अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या, जहां a और b से अभाज्य संख्या। से अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिनमें कॉमन सिर्फ एक आता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 13/5। अब मैं इनका गुणनखंड करूंगा तो 13 का गुणनखंड हो जाएगा 13 × 1, और 5 का गुणनखंड किया तो 5 का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 1। तो इनमें कॉमन आ रहा है सिर्फ एक। तो ऐसी संख्या से अभाज्य संख्या होती है जिनमें कॉमन सिर्फ एक आता हो। अब मान लिया कि रूट 5 बराबर a/b, जहां a और b से अभाज्य संख्या है। अब मैं ये रूट हटाना चाहता हूं तो मैं दोनों तरफ करूंगा वर्ग। तो इधर वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर किया तो a/b का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 5, और a का करूंगा तो a स्क्वायर, और b का हो गया b स्क्वायर। अब ये 5 मैं इस साइड लेकर आऊंगा, और ये b स्क्वायर गुणा भाग के अंदर ऊपर चला जाएगा गुणा के अंदर। तो b स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर बटे के अंदर आ गया 5। अब ये 5 b स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जाता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मैं a बराबर लूँ 5, तो a बराबर 5 लिया और नीचे है 5, तो 5 में 5 का भाग दूंगा एक बार, और a बराबर 5 लिया और ऊपर करूंगा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 के अंदर मैं 5 का भाग दूंगा, ये जा रहा है 5 बार। तो यहां लिखेंगे चूंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है 5,
ए स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे हमने 5 लिया, ए बराबर 5 का हो गया 25, 25 के अंदर 5 का भाग जा रहा है, तो 5 भी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसीलिए ये जो 5 है वो ए को भी विभाजित करेगा। यहाँ लिखेंगे 5 ए को भी विभाजित करेगा। यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करता है। जैसे देखा हमने ए बराबर मैंने 5 लिया तो 5 में 5 का भाग दिया तो 1, तो 5 ए 5 को भी विभाजित कर रहा है और 5 25 को भी विभाजित कर रहा है। ये हमने इसको लिख देते हैं समीकरण 1। अब हम लिखेंगे अब यहां लिखेंगे माना ए बराबर मान लेंगे 5c, माना ए बराबर 5c। अब यहां पर लिखेंगे ए बराबर मैंने मान लिया 5c। अब यहां लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण ए में रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, जो समीकरण 1 है उसके अंदर मैं लिखूंगा ए का मान। ए का मान हमने माना है ए बराबर 5c। तो समीकरण 1 आपको दे रखी है बी स्क्वायर माना बराबर ए स्क्वायर बट्टे के अंदर 5, तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर ए की जगह लिखना है 5c ऊपर स्क्वायर बट्टे के अंदर 5, तो बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 और सी का किया तो सी स्क्वायर बट्टे के अंदर आ गया 5। अब 25 के अंदर 5 का भाग दूंगा 5 बार, तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब ये 5 गुणा के अंदर इधर आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये आपके हो गया 5 यहाँ गुणा के अंदर इधर आ जाएगा भाग के अंदर, तो सी स्क्वायर बराबर आपके आ गया बी स्क्वायर बट्टे के अंदर 5। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। वो सेम लाइनें लिखनी है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ये जो 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए हमने पहले माना क्या था, माना यह था कि जो ए व बी है वो से भाज्य संख्या, से भाज्य संख्या का मतलब हो गया जिनमें कॉमन सिर्फ एक आता हो। लेकिन यहाँ पर कॉमन एक आ रहा है, एक के अलावा भी और भी संख्या आ रहा है। जैसे मैंने ए बराबर माना था 5, तो 5 में 5 का भाग दिया, ये आ गया 1, तो 5 का वर्ग करूंगा ये हो गया 25, 25 में 5 का भाग दूंगा ये आ रहा है 5। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो 5 और आ रहा है। लेकिन पहले हमने माना था ये से भाज्य संख्या, से भाज्य संख्या में कॉमन सिर्फ एक आना चाहिए, लेकिन कॉमन यहाँ पर आ रहा है 5। तो ये हमने जो कि ये गलत कल्पना की, तो यहाँ लिखेंगे ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास है क्योंकि ए कॉमा बी से भाज्य संख्या है, क्योंकि ए व बी से भाज्य संख्या है। हमने ये गलत कल्पना की, हमने ये गलत कल्पना की। गलत का मतलब ये हो गया कि हमने ये जो मानना था कि 5 ए परिमेय संख्या, ये हमने गलत माना था। अतः √5 एक ए परिमेय संख्या है, अतः √5 ए परिमेय संख्या। पहले हमने माना था ये परिमेय संख्या, अब हमने ये गलत कल्पना की, इसलिए ये हो जाएगी आपके संख्या √5 ए परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। यदि आपके यहाँ पर √5 की जगह √3 दे रखा हो तो आप जहाँ पर √5 है वहां केवल 3 लिखना है, √3 लिखना है, बाकी क्वेश्चन ये सेम ही करना है। आगे क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द्विघात बहुपद। आपको द्विघात बहुपद दे रखा है 6x² - 3x - के 7x के शून्य ज्ञात कीजिए।
शून्यक यानी कि x के मान ज्ञात करना है। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यक जो x के मान आएंगे वो 2। और समीकरण वाले प्रश्नावली के अंदर x के मान को बोलते हैं मूल। है x का मान चीज सेम ही है। यहाँ पर बहुपद वाली जो प्रश्नावली उसमें शून्यक बोलते हैं, और समीकरण वाली जो प्रश्नावली उसके अंदर बोलते हैं मूल। ये तो यहाँ पर आपको बहुपद दे रखा है कि 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। इनको थोड़ा आगे पीछे करेंगे, ये हो जाएगा 6x² माइनस के 7x को आगे लेके आएंगे और माइनस के 3। तो इसको हम अभी गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 6 को 3 से गुणा करूंगा, दिया हो जाएगा 18। 18 का करना है गुणनखंड। 2 का भाग दूंगा 9, और 9 में 3 का दूंगा 3 बार, 3 में 3 का दिया 1। 3 को 3 से गुणा करूंगा 9, और ये हो जाएगा 2। तो मैं 7 की जगह लिख सकता हूँ 9 माइनस के 9 और प्लस के 2 बराबर हो जाएंगे माइनस के 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3। एक पद ये बन गए, एक पद बन गया ये। इसमें से कॉमन आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है आपके 3 और एक आ रहा है x। यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो x, एक x बचेगा, और 6 में से 3 कॉमन लेने पर ये बचा 2, फिर माइनस का माइनस, यहाँ पर बचा केवल 3, फिर प्लस का प्लस। इसमें से पूरा कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं 1, फिर यहाँ पर 2x माइनस के 3। एक पद बन गए ये, एक पद बन गए ये हो गया 3x प्लस का 1, 3x और प्लस का प्लस, 1 का 1, और एक पद ये हो गया 2x माइनस के 3। अब आपको ज्ञात करना है शून्यक, तो इसको पूरे को लिख दो 0 के बराबर। तो एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0, और एक से ये हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब आपको इस साइड से x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा, ये 1 प्लस का इधर गया तो 0 के इस साइड माइनस का, तो x बराबर माइनस का 1, और बट्टे के अंदर 3, ये गुणा के अंदर इस साइड आएगा तो भाग के अंदर। तो एक शून्यक तो आपके आ गया माइनस का 1/3। दूसरा ज्ञात करना है, तो ये 3 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस के अंदर, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, और 2 ये गुणा के अंदर इधर आएगा तो भाग के अंदर। तो x के मान यानी कि शून्यक आपको प्राप्त हो गए। एक तो माइनस का 1/3, दूसरा हो गया 3/2। ये 2 शून्यक प्राप्त हो गए, और आपको केवल शून्यक ही ज्ञात करना था। तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद, या लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको जो दे रखा है x² माइनस के 3 माइनस के 7x के शून्यक होंगे। एक तो हो जाएगा माइनस के 1/3, और दूसरा हो जाएगा 3/2 है। ये 2 शून्यक होंगे। आगे क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपको दे रखा है 365। जिनका हम दो धनात्मक पूर्णांक है उनका वर्ग करेंगे, उनका योग दे रखा है 365। ये जितने भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। चाहे आप 2023 वाला पेपर उठा के देख लेना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। उससे पीछे वाले पेपर उठा के देख लेना, उनमें भी ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 2025 के पेपर के अंदर आने लायक के ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जैसे मान लो धनात्मक पूर्णांक हो गया 1 2 3 ये 4, ये सारे क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो क्रमागत यानी कि 2 के बाद सीधा 1 के बाद 2 आना चाहिए, या 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो क्रम के अनुसार आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है। जैसे मैंने लिया 1, तो ये 2 आया कैसे कि 1 के अंदर मैं जोड़ूंगा 1 तब आया 2। ये 3 आया कैसे, जैसे 2 के अंदर जोड़ूंगा मैं 1 तो ये हो रहा है 3, और 4 तो 3 के अंदर जोड़ूंगा 1 तो ये 1 आ रहा है। ये सब में आ रहा है कॉमन। तो मान लो मैं पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि 1 सब में आ रही है। तो इसलिए लिखेंगे माना यहां लिखेंगे माना पहला या पहली संख्या
पहली संख्या मान लेता हूँ x, तो इसीलिए दूसरी संख्या आपकी, इसीलिए दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। ये हमने मान लिया कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो x है, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। आगे आपको दे रखा है इसका वर्गों का योग, इन दोनों का वर्गों का योग करेंगे तो वो आ रहा है 365। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर दे रखा योग यानी कि जोड़ोगे दोनों को, फिर दूसरे का करेंगे तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये दे रखा है 365, ये हमें दे रखा है। तो इनको अब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको सरल करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सरल समीकरण से इसको सरल करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 इंटू ए यानी कि एक्स इंटू बी इंटू यानी कि बी, एक बी की जगह है एक, फिर प्लस का प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर बराबर आपको दे रखा 365। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इसको 2 को 1 से गुणा करूंगा 2x, और 2x को 1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस का 1 बराबर 365। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर दोनों जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 2x प्लस का 1 बराबर 365। अब 365 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस के अंदर, तीन सौ पैंसठ प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 और ये हो गया माइनस के 365 बराबर 0। अब माइनस के 365 में से 1 जाएगा तो ये बच गया आपके 364, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 बराबर 0। अब मैं इस पूरे जो आपको समीकरण दे रहे कि इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर केवल x बचा, और 364 में से 2 कॉमन लूंगा तो यानी कि 364 के अंदर भाग देना है 2 का, तो एक बार गया 1 16 और 2, तो ये आपके आगे 182। 364 में से 2 कॉमन लेने पर आ रहा है 182 और बराबर में चल रहा है 0। फिर ये 2 गुणा के अंदर है 0 के नीचे आएगा भाग के अंदर, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0। अब यहाँ पर x के मान निकालना है, तो x के मान मैं गुणनखंड विधि से निकालूंगा। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए पहले मैं 182 का गुणनखंड करूंगा, तो 182 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये गया 9 और 1 91 बार, 91 के अंदर 7 का भाग दूंगा 13 बार, 13 में 13 का दिया 1। अब मेरे को ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ने व घटाने पर तो आने चाहिए 1 यानी कि x, और गुणा करने पर आने चाहिए 182। तो 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 में से मैं 13 निकालूंगा, दिया गया 1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 13x और माइनस के हो जाएंगे 182 बराबर में 0। एक पद आपका ये हो गया, एक पद ये हो गया। इस पद में से कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 14 बचा। इस पूरे पद में से कॉमन ले लो, एक तो माइनस आ गया और एक आ गया 13, यहाँ बचा x और माइनस माइनस प्लस हो गई, और 182 के अंदर 13 का भाग दूंगा, ये जा रहा है 14 बार बराबर 0। तो आपको एक तो x प्लस 14 और एक इंच से बन गया पद x माइनस के 13 बराबर 0। इन दोनों को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो ये हो जाएगा x का मान मेरे को प्राप्त हो जाएगा। एक तो x बराबर ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो माइनस के 14, और दूसरा ये माइनस के 13 उस साइड जाएगा तो प्लस का 13। तो ये दो मेरे को 2 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गए, जिनके अगर मैं वर्गों का योग करूं तो वो आगे आ जाएगा 365। इस प्रकार आपको यह क्वेश्चन सरल करना है।
आगे सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन ये समांतर श्रेणी से आया, जो मैंने ये चैप्टर करवा दिया है, तो आप यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो प्ले लिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सातवां क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। आपको एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आपको दे रखा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका आपको 11वां पद तो दे रखा है 38 और 16वां पद दे रखा है 73। ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पहले लिखेंगे दिया है। एक तो आपको दे रखा है 11वां पद A11 बराबर दे रखा है 38 और आपको दे रखा है 16वां पद A16 बराबर दे रखा है 73। आपको ज्ञात करना है 31 बराबर आपको ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए मेरे को एक चाहिए प्रथम पद और एक चाहिए सर्वांतर। तो सर्वांतर है और प्रथम पद ज्ञात करने के लिए मैं इन दोनों से एक समीकरण बनाऊंगा और उनको हल करके प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करूंगा। तो यहाँ पर दे रखा है 11वां पद। तो 11वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे तो 11वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A11 बराबर A प्लस 10D। ये 11वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। मैंने ये जो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है इसमें अच्छे से समझा दिया है। तो 11वां पद मेरे को दे रखा है 38, तो यहाँ लिखेंगे 38 बराबर A का A प्लस का प्लस और ये हो जाएगा 10D। अब मैं यहाँ से A का मान ज्ञात कर लूंगा, तो A का मान ज्ञात कर लूंगा तो ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा A बराबर 38 माइनस 10D। ये हो गई समीकरण 1। A का मान मैंने ज्ञात कर लिया, ये 10D माइनस प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर। अब मेरे को दे रखा है 16 पद उत्तर दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे अब 16 पद। तो 16 पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A16 बराबर A प्लस 15D। तो 16 पद दे रखा है 73 बराबर A प्लस 15D। अब A का मान अभी निकाला यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर, समीकरण 1 से A का जो मान है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 73 बराबर A की जगह लिखूंगा मैं 38 माइनस के 10D फिर प्लस के 15D। ये पहले से चल रहा है। अब इनको थोड़ा सा सरल करेंगे, तो माइनस के 10D में से प्लस के 15D में से माइनस के 10D जाएंगे तो ये बच गए 5D और ये प्लस के 38 इधर आएंगे माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस ये 73 माइनस के 38 बराबर 15 में से 10 जाएंगे तो ये बच गए यहाँ पर 5D। अब 73 में से 38 घटाएंगे तो ये बच रहा है 35 बराबर 5D। तो यहाँ से मैं D का मान ज्ञात कर लूंगा, तो D बराबर हो जाएगा 35 के अंदर ये 5 गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो D का मेरे को मान प्राप्त हो गया। 35 के अंदर मैं 5 का भाग दूंगा, ये जाएगा 7 बार, तो D का मान आ गया 7। अब D का मान मैं समीकरण 1 में रख के और A का मान ज्ञात कर लूंगा, तो यहाँ लिखूंगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपको दे रखी है A बराबर 38 माइनस के 10D, ये आपको दे रखा है। तो D की जगह मैं लिखूंगा 7, तो ये हो जाएगा A बराबर 38 माइनस 10 इंटू 7, तो A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 10 को 7 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 70। अब 70 में से घटाना है तो ये आ जाएगा आपके 70 में से आपको घटाना है 70 माइनस के करना है 38, तो 10 में से 2 के 8, यहाँ पर 6 और 3 32। तो ये A का मान आ गया A बराबर माइनस के 32। A का मान माइनस का 32 आ गया, D का मान आ गया 7। अब हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं 31वां पद। तो 31वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे 31वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A31 बराबर A प्लस 30D। A31वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 30D। अब A का मान आ रखा है यहाँ पर माइनस के 32 फिर प्लस का प्लस
और 30 इंटू डी की जगह लिखूंगा 7, तो ये हो जाएगा माइनस के 32 और प्लस 30 को 7 से गुणा करूंगा 210, और 210 में से घटाना है आपको 32, तो ये 10 8 या 7 और 1, तो ए 31वां पद आ गया आपके 178, और आपको 31वां पद याद करना है, तो आप नीचे लिख देना आते 31वां पद बराबर 178। आगे क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है आकृति में यदि अल अम समांतर है सीबी के, अल अम यानी कि ये रेखा, ये भुजा समांतर है आपके सीबी के, इसके ये समांतर है, और आपको दे रखा है अल अम, और आपको दे रखा है अल अन समांतर है सीडी के, ये अल और अन है, यहाँ पर अल अन ये हो गई, अल अन समांतर है सीडी की, ये रेखा भुजा समांतर है इसके। तो सिद्ध कीजिए कि आपको ये सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी बराबर होना चाहिए ए एन बटा ए डी, ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रमेय 6.1 या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के, ये जो त्रिभुज है इसके किसी भुजा के समांतर यदि हम एक भुजा खींचते हैं, जैसे मैंने ये भुजा खींची, इस भुजा के समांतर तो खींचते हैं, तो ये जो भुजा है ये अन्य दो भुजाओं को बराबर भागों में विभाजित करती है। यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय कह सकते हैं, या प्रमेय 6.1 कह सकते हैं इसको। तो ये जो रेखा है ये जो इस भाग का अनुपात और इस भाग का अनुपात को दोनों बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहीं पर वो लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है एक, तो हमें दे रखा है कि अल अम समानांतर है सीडी सीबी के, वे दूसरा दे रखा है कि अल अन, अल और अन समानांतर है सीडी की, ये हमें दे रखा है। तो पहले मैं त्रिभुज लूंगा ये ए बी सी, ए बी सी, ये जो त्रिभुज है ये ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा ये समांतर है इसके, तो यहाँ पर लिखूंगा अल अम समांतर है सीबी के, ये लिख दिया। अब इनके जो भुजा का अनुपात है वो बराबर करेंगे अन्य दो भुजा का अनुपात, तो मैं पहले लिखूंगा ए एम बटे के अंदर मैं पूरी भुजा लूंगा ए एम बटा ए बी, यहाँ लिखेंगे ए एम और नीचे लिखेंगे ए बी, बराबर इस साइड के अंदर लूंगा मैं ए एल, ये भुजा, उसके बाद यहाँ से लेके ये पूरी भुजा लूंगा बट्टे के अंदर, तो ये हो जाएगा ए एल और बट्टे के अंदर आ जाएगी पूरी भुजा ए सी, ये समीकरण हो गई एक। अब मैं त्रिभुज लूंगा ये दूसरा जिसका नाम है ए डी सी, यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ए डी सी में इस त्रिभुज के अंदर दे रखा है कि ये जो अन अल है ये समांतर है सी डी के, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे अन अल समांतर है सी डी के, तो ये समांतर है, तो इनके जो भुजा का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं पहले भुजा लूंगा ये ए एन और बट्टे के अंदर आ जाएगा ए डी, ये बराबर हो जाएगा ए एल और बट्टे के अंदर हो जाएगा ए सी, ये समीकरण हो गई 2। अब दोनों समीकरणों के अंदर, इस समीकरण के अंदर भी ए एल बटा ए सी है, इस समीकरण के अंदर भी ए एल बटा ए सी है, तो दोनों समीकरणों में ये भाग तो बराबर है, इसलिए ये भाग आपस में बराबर है, इसलिए ये भाग भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो इस ये भाग और ये भाग आपस में दोनों बराबर है, तो इसलिए ये भाग और ये भाग आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम बटे के अंदर आ जाएगी ए बी और यहाँ पर आ जाएगी ए एन बटे के अंदर ए डी, और ये आपको सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पर इसका कारण भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रमेय 6.1 लिख देना या थेल्स प्रमेय लिख देना, तो मैं लिखूंगा प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 ये कहती है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजा उनको बराबर अनुपात में विभाजित करती है,
और यहाँ पर भी लिख देना पर में पर में 6.1 से। इस प्रकार आपके ये सिद्ध हो गया। आगे नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन निर्देशांक वाली जो प्रश्नावली है वहां से आया है। ये क्वेश्चन है कि एक्स एक्स पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपको ये जो निर्देशांक दे रखा है, एक तो दे रखा है 2,-5 और दूसरा दे रखा है -2,9 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। और यहाँ पर पूछा एक्स एक्स पर वो निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जैसे मान लो ये आपके रेखा होगी एक्स एक्स वाली, तो इस रेखा पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। तो इस रेखा पर कोई बिंदु ज्ञात करूंगा तो इसमें y का जो निर्देशांक होगा वो 0 हो जाएगा। तो y का इस रेखा पर 0 हो जाएगा, क्योंकि x x पर एक निर्देशांक ज्ञात करना है तो y वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु कोई P है और यहाँ पर A है, यहाँ पर कोई B है। तो A के निर्देशांक तो हो जाएंगे आपके 2,-5 और B के हो गए आपके निर्देशांक -2,9 और यहाँ पर कोई P बिंदु, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x,0। ये y वाला 0 क्यों हुआ? क्योंकि x x पर हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, इसलिए x x पर ज्ञात करेंगे तो y का जो निर्देशांक होगा वो 0 हो जाएगा। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर, इसकी दूरी और इसकी दूरी ये समान दूरी पर है। ये बोल रखा है कि ये दोनों है जो समान दूरी पर है इस बिंदु से। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो y का तो हमने ज्ञात कर ही लिया, क्योंकि x पर ज्ञात करना है तो y का निर्देशांक हो जाएगा, केवल x का मान ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे माना कोई बिंदु P, माना कोई बिंदु P है, इसको P मान लिया, जिसके निर्देशांक x,0। ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि हमें x पर ज्ञात करना है। यदि हमें y x पर पूछता तो x वाला 0 हो जाता। माना कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक ये है जो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, जो बिंदु एक के निर्देशांक हो जाएंगे 2,-5, वे बी जिसके निर्देशांक -2,9 से समदूरस्थ हैं। ये हमने मान लिया कोई बिंदु P है जो A व B से समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ है तो समान दूरी पर है, और तो ये हो जाएगा PA बराबर हो जाएगा PB। अब PA का मतलब हो गया कि P से लेके A तक की दूरी, P से लेके A तक की दूरी, और दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब यहाँ पर इनके लिखेंगे x2 यहाँ पर हो जाएगा b का a का निर्देशांक लिखना है x2, यानी कि a का निर्देशांक और a का निर्देशांक है 2। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर b का निर्देशांक लिखना है माइनस लगा के, p का लिखना है माइनस लगा के, और p1 का निर्देशांक हो जाएगा x, फिर होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का प्लस y2 यानी कि a का जो y वाला मान है -5, फिर माइनस का माइनस y1 यानी कि p का जो y का मान है ये 0 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम सूत्र लगा के लिखना है इसको, p और b, जिसमें से यहाँ पर लिखना है पहले x2 यानी कि b का x वाला मान, तो ये b का x वाला मान है -2, फिर माइनस का माइनस, फिर यहाँ पर p का जो x वाला मान लिखना है वो x का होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 हो जाएगा ये 9, फिर माइनस का माइनस y1 हो जाएगा ये 0, y1 का यानी इसका मान लिखना 0 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए पहले रूट का रूट, ये सर्वसमी का a - b का होल स्क्वायर से सरल करेंगे इसको। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस b²। तो इसको सरल करते हैं a² यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4,
फिर माइनस का माइनस 2ab, तो 2 ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, फिर प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर करना है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस -5 में से 0 जाएंगे -5, और घात समय तो ये माइनस हट जाएगा, और 5 का वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर रूट का रूट, और इसमें भी ये सर्व समीकरण लगेगी तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर यहाँ पर माइनस है तो ये लिखेंगे माइनस, फिर 2 का 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे -2 और बी की जगह है यहाँ पर x, तो x, फिर ये हो जाएगा प्लस का प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और फिर प्लस का प्लस 9 में से 0 जाएगा 0, और 9 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 81। अब इसको आगे थोड़ा सा और सरल करते हैं, जहाँ यहाँ पर तो हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस का x स्क्वायर प्लस के 25, और बराबर इस साइड हो जाएगा 4। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करूंगा प्लस, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 1 से गुणा करूंगा 4x, फिर प्लस का x स्क्वायर और प्लस के 81। अब यहाँ तक तो हो गया सरल। अब मैं दोनों तरफ ये जो रूट है इसको हटाना चाहूंगा, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ मैं करूंगा वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस साइड वर्ग करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो केवल बचा है 4 माइनस 4x और प्लस के x स्क्वायर और प्लस के बचे 25, बराबर इस साइड बचा है आपके 4 प्लस के 4x और प्लस के x स्क्वायर और प्लस के बचे 81। ये आपके बचे, दोनों तरफ रूट हटा दिया क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किया तो रूट हट गया। अब यहाँ पर ये 4 प्लस के और यहाँ पर भी ये 4 प्लस के, ये 4 प्लस बराबर किस साइड आएगा माइनस के अंदर, तो 4 में से 4 जाएगा 0, तो ये मैं पहले ही काट देता हूँ। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का, ये इधर आएगा माइनस के अंदर, तो ये पहले काट देते हैं। अब यहाँ पर बचा है माइनस के 4x प्लस के 25 बराबर इस साइड बचा है प्लस के 4x और प्लस के 81। तो ये 4x प्लस के इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो माइनस के 4x पहले से, ये 4x और आ गया, फिर यहाँ पर 81 और 25 प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर 25, माइनस के 4x और माइनस के 4x हो गए माइनस के 8x और बराबर 81 में से 25 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 56। अब x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर हो जाएगा 56 बटा माइनस के 8, और 56 के अंदर 8 का भाग दूंगा तो ये x बराबर आ जाएगा माइनस के 7, तो x का मान आ गया माइनस के 7। तो यहाँ पर जहाँ x है वहां पर लिखेंगे माइनस का 7, तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु माइनस के 7,0 हैं, जो बिंदु जो आपको बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं 2, माइनस के 5 व दूसरा दे रखा है माइनस के 2,9 से समदूरस्थ है। तो उस बिंदु के निर्देशांक आपके आगे माइनस के 7,0, जो इन दो बिंदुओं से वो समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। आगे क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और फिर आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 2 का 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस का माइनस और साइन 60 का भी मान होता है √3/2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर प्लस का प्लस। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 3, फिर 2 का करूंगा तो ये हो जाएगा 4, फिर माइनस का माइनस। यहाँ पर √3 का स्क्वायर करूंगा 3
और 2 का किया तो 4। अब यहाँ पर प्लस के 3/4 है, यहाँ पर माइनस के 3/4 आपस में कट गए, तो इसका उत्तर आ गया 2। तो इसका उत्तर मान आएगा वो आएगा 2। आगे क्वेश्चन है आपके 11वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर पर यूनियन कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। यूनियन कोण है वो 60 डिग्री और इसके बाद का अवनमन कोण आपको दे रखा है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक तरफ तो आपको है दे रखा है टावर है, ये हो गया आपके कोई टावर, ये हो गया भवन। तो इसमें दे रखा है भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। तो ये भवन है वो 7 मीटर है और इस भवन का नाम दे देता हूँ ए और ये बी। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं सी और डी। टावर है जो है जिसका नाम दे दिया सी और डी और भवन है जो ए बी। अब इसमें दे रखा है कि शिखर के एक केबल टावर के शिखर पर यूनियन कोण, भवन का जो शिखर है यानी कि यहाँ छत से, और एक जो सामने जो टावर है उसके छत पर यूनियन कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। यूनियन कोण होता है जो नीचे से ऊपर देखना। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, टावर यहाँ पर है, तो नीचे से जैसे वो ऊपर देखे तो वो जो कोण बनेगा वो बनेगा यूनियन कोण। तो ये यूनियन कोण दे रखा है 60 डिग्री, ये हमें दे रखा है। इसके पाद यानी कि नीचे तल यहाँ पर का अवनमन कोण, यहाँ से इस व्यक्ति जैसे ये टावर के छत पर देखेगा तो ये यूनियन कोण, और ये भवन के जो नीचे दे रखे तल पर देखेगा तो ये कोण बन गए आपके अवनमन कोण। और अवनमन कोण बनता है यहाँ पर, ये दे रखा है 45 डिग्री। मैं इसको इससे इस प्रकार थोड़ा सा मिला दूं, इसका नाम दे दूं मैं ए ई। अब यहाँ पर देखो ये एक जेड बन रहा है इस प्रकार, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी हो गया आपके 45 डिग्री। अब आपको टोटल यहाँ से लेके और यहाँ तक इस जो टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये मेरे को 7 मीटर दे रखे है, ये 7 है तो इसके सामने वाली ये भी 7 हो जाएगी, 7 मीटर यहाँ तक हो जाएगी ये पूरी 7। अब मैं इसको पहले ये जो आधार है ये ज्ञात कर लूंगा। ये मान लो 5 मीटर आ गया तो ये भी 5 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भवन मान लेते हैं हम ए बी, व टावर हो जाएगा सी डी है। टावर है जो सी डी है, भवन है वो ए बी, ये हमने मान लिया। तो अब मैं पहले त्रिभुज ले रहा हूं ए बी डी, ये त्रिभुज ए बी डी, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी और डी में। इस त्रिभुज के अंदर मेरे को ये आधार ज्ञात करना है और लंब दे रखे है। आधार और लंब टेन के अंदर आता है, टेन के अनुपात है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब आपको दे रखा है ए बी और आधार एस बी डी, ये हो जाएगा आधार। अब टेन थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी यानी कि मान दे रखा है 7 और बी डी का ज्ञात करना है, तो बी डी टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे टेन 45 की जगह 1 बराबर 7 बटा बी डी, बी और डी। ये बी डी भाग के अंदर है, एक को एक साइड आएगा तो बी डी को 1 से गुणा करेंगे तो बी डी हो जाएगी। तो बी डी बराबर आपके आ गया 7 मीटर। बी डी यानी कि ये जो बी और डी यहाँ से और यहाँ तक ये पूरी आ गई 7 मीटर। ये इतनी 7 है तो ये भी हो जाएगी 7 मीटर। अब मेरे को क्या करना है, आधार दे रखा है, टेन वाले सूत्र लगा के और ये लंब ज्ञात कर लूंगा, फिर इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे और टोटल ये लंबाई आ जाएगी। यहाँ अब लिखेंगे अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं। अब लिखने से पहले थोड़ा सा लिख लेंगे ए डी बी डी बराबर है ए ई के। ए यानी कि ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर है और ये टोटल बराबर हो जाएगी 7 मीटर। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ले रहे हैं ए सी ई, त्रिभुज ए सी और ई में। इस त्रिभुज के अंदर टेन थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री अब की बार, तो टेन 60। लंब ये दे रखा है सी ई,
और आधार है 7। तो अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर CE बट्टे के अंदर आ जाएगा 7। ये 7 भाग के अंदर इस साइड आ जाएगा गुणा के अंदर, तो CE बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। CE बराबर आ गया 7√3 मीटर। CE का मतलब हो गया ये 7√3 मीटर। अब ये इतनी देर की 7√3 मीटर और ये नीचे वाली 7, तो दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब लिखेंगे थे टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई टोटल है आपके CD बराबर 7√3 प्लस 7 जोड़ूंगा, 7 ये और 7√3 ये, दोनों को जोड़ूंगा तो ये टोटल ऊंचाई आ जाएगी। तो इसमें से 7 कॉमन आ रहा है तो 7 बार ले लिया, तो यहाँ पर बचा √3 प्लस का 1 मीटर। ये आपके टावर की ऊंचाई आ गई। टावर की ऊंचाई आ गई 7√3 प्लस 1। आगे क्वेश्चन 12 है। 12वें के अंदर हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु यानी कि P, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, इस ये जो आपको ये वृत्त दिखाई दे रहा है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई और एक रेखा हो गई ये। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श बीच का कोण, जो ये बीच का कोण है, ये बीच का कोण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये जो केंद्र पर आंतरित कोण है, ये केंद्र पर आंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक यानी कि 180 डिग्री का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा व वृत्त की त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का, तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे O केंद्र वाले किसी वृत्त पर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई PA व PB है, ये दो स्पर्श रेखा हो गई जो वृत्त के, जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचती है। यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य का कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो चतुर्भुज, तो चतुर्भुज एक ये हो गया, ये पूरा चतुर्भुज OAPB, OAP और ये B, ये एक पूरा चतुर्भुज हो गया। यहाँ लिखेंगे तो चतुर्भुज OAPB में, इस चतुर्भुज के अंदर, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कोण तो हो गया ये OAP हो गया 90 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे कोण OAP प्लस दूसरा कोण ये हो जाएगा कोण APB, कोण APB प्लस तीसरा कोण हो जाएगा आपके ये PBO, कोण PBO प्लस चौथा कोण हो जाएगा BOA, कोण BOA। इन चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर कोण OAP का तो मान दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इन दोनों के मध्य कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस इसका भी मान दे रखा है 90 डिग्री, तो कोण PBO का मान दे रखा है 90 डिग्री। PO ये यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री और ये सेम का सेम लिखेंगे
और प्लस के कोण बराबर 360 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, 90 और 90 हो गई 180 डिग्री, 180 डिग्री, और 180 डिग्री यहाँ प्लस है, उधर जाएंगे तो माइनस के अंदर, तो यहाँ पर केवल बचा है कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए बराबर हो जाएगा 360 माइनस के 180 डिग्री। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए बराबर 360 में से 180 जाएंगे तो ये बन रहे हैं आपके 180 डिग्री, और 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं संपूरक कोण। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये देख लो संपूरक होता है, ये केंद्र पर आंतरिक कोण है और ये इनके जो बीच का कोण है, जो दो स्पर्श रेखा खींची है, इन दोनों का योग करें तो ये आ रहा है एक संपूरक, यानी कि 180 डिग्री आ रहा है। इस प्रकार ये सिद्ध करना था। आगे 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद होनी चाहिए लाल, और दूसरे में पूछा गेंद है जो लाल है नहीं है। ये आपको 2 पॉइंट बताना है इसके अंदर। तो प्रायिकता वाला जो प्रश्नावली उनमें से ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें से दे रखी है कि 3 लाल गेंद है, तो लाल गेंद लिखेंगे, लाल गेंद बराबर है 3, और काली गेंद है, काली गेंद है आपके 5, तो कुल गेंदें हो जाएगी, कुल गेंदें यानी कि 3 और 5 हो गए आपके, 3 + 5 बराबर 8। तो कुल गेंदें है 8, कि एक थैला है, थैले के अंदर कुल गेंदें है जो 8 है, जिसमें से 3 गेंद है वो लाल है और काली गेंद है वो 5 है। अब हमें पहले के अंदर पूछा है कि गेंद होनी चाहिए लाल। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो उस थैले में से मैं एक गेंद बाहर निकालूं और वो गेंद लाल निकले, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ लिखेंगे तो पी लाल, पी लाल हो यानी कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता ये हो जाएगी लाल गेंद बटे के अंदर आ जाएगी कुल गेंदें, बटे के अंदर आ जाएगी कुल गेंदें। तो लाल गेंद है वो आपके 3 और कुल गेंद है 8, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 3/8, कि उस थैले में से सीधी ये गेंद निकालूंगा और वो गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता आ जाएगी 3/8। अब आगे दूसरे के अंदर पूछा, ये तो हो गया आपके पहला। दूसरे के अंदर पूछा है कि लाल नहीं हो, कि वो गेंद निकले वो गेंद लाल नहीं होगा, तो लाल नहीं होगी तो वो गेंद होगी काली, क्योंकि थैले के अंदर 2 तरह की गेंद है, एक तो है लाल और दूसरी है काली। तो ये पूछा है कि वो गेंद लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो पीछे गेंद बनती है काली, तो वो गेंद निकलेगी वो काली होगी। तो यहाँ लिखेंगे पी, पी यानी प्रायिकता लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता हो जाएगी लाल नहीं हो यानी कि काली गेंद। तो यहाँ लिखेंगे काली गेंद और बटे के अंदर आ जाएगी कुल गेंदें, काली गेंद या कुल गेंदें। तो काली गेंद आपके दे रखी है 5 और कुल गेंदें दे रखी 8, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 5/8। आगे क्वेश्चन 14वां है, जो समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया कि ए बराबर यानी कि प्रथम पद आपको दे रखा है 5, डी यानी कि सार्वंतर दे रखा है 3, और ए यानी कि अंतिम पद है वो है 50 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है, एक तो अन का मान यानी कि टोटल पद कितने उस समांतर श्रेणी के वो ज्ञात करना है, और असन यानी कि टोटल पदों का योग ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दिया, एक तो दिया है, एक तो दे रखा है ए बराबर 5, दूसरा डी बराबर 3, डी यानी कि सार्वंतर 3, और असन ए अन बराबर 50 यानी कि अंतिम पद है वो 50 हो। तो पहले हम अन ज्ञात करेंगे कि टोटल उस समांतर श्रेणी के अंदर टोटल पद कितने हैं, जिसका अंतिम पद 50 है और प्रथम पद है 5। तो यहाँ लिखेंगे तो
ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन और ये हो गया डी। ए एन यानी कि आपको दे रखा है 50, यहाँ लिखेंगे 50। ए यानी कि प्रथम पद दे रखा है 5 प्लस एन माइनस वन यानी कि एन का ज्ञात करना है, और डी यानी कि आपको दे रखा है 3। फिर यह 5 प्लस इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, ये हो जाएगा 50 माइनस के 5 बराबर एन माइनस वन और इंटू के अंदर 3। 50 में से 5 गया 45 बराबर हो गया ये एन माइनस वन और इंटू के अंदर 3। ये 3 गुणा के अंदर है, इस साइड आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये हो गया। इस साइड तो बचेगा आपके एन माइनस वन और यहाँ पर 45 बट्टे के अंदर आ जाएगा 3। 3 गुणा के अंदर था, इस साइड आया तो ये भाग के अंदर। 45 के अंदर 3 का भाग दूंगा, आएगा ये 15, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15। एन बराबर 15 और ये माइनस के इस साइड आएगा प्लस के अंदर, तो अन बराबर हो जाएगा आपके 16 की उससे जो समांतर श्रेणी है उसके अंदर जो पद है टोटल वो है 16। अब अन का तो मान निकाल लिया हमने 16। अब अस अन यानी कि 16 पदों तक योग कितना होगा वो बताना है, तो यहाँ लिखेंगे तो अस अन बराबर सूत्र होता है, हमें अंतिम पद है प्रथम पद दे रखा है, तो अंतिम पद और प्रथम पद वाला जो योग ज्ञात करने का सूत्र उससे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अन बटा 2 ए प्लस ए एन। अस अन बराबर अन की जगह लिखूंगा 16 बटा 2, ए यानी कि प्रथम पद 5 प्लस ए एन यानी कि अंतिम पद दे रखा 50। फिर इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो 16 के अंदर 2 का भाग दूंगा 8, तो ये हो जाएगा 8 और 5 और 50 हो गए 55। अब 55 को 8 से गुणा करानी, 55 को गुणा करवाऊंगा 8 से, 5 8 40, 4 40 और 4 44, तो ये आप क्या हो जाएंगे 440 असन अस 16 तक, यानी कि 16 पदों तक योग हो जाएगा 440। तो नीचे लिखेंगे थे एक तो अन पूछा था, अन बराबर आया है 16 वे अस अन बराबर आया 440 है, ये हमने ज्ञात कर दिया। आगे 15वां क्वेश्चन है जो निर्देशांक वाली जो प्रश्नावली उससे लिया गया। यदि बिंदु आपको दे रखे, एक तो बिंदु के निर्देशांक है 1,2, दूसरे जो बिंदु है उसके निर्देशांक हो गए 4,y, फिर जो तीसरा बिंदु है जिसके x,6 और चौथा है जिसके हो गया 3,5। इसी प्रकार इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, आपको चतुर्भुज दे रखा है वो है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, जैसे ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, जिसके निर्देशांक मैंने लिख दिया, और ये आपकी एक है समांतर चतुर्भुज शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा होती है वो समांतर होती है और बराबर भी होती है, और जिस इसके जो विकर्ण है वो आपस में समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब विकर्ण, जैसे मान लो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टोटल दूरी मान लो है 10 मीटर है, तो ये विकर्ण खींचेंगे तो ये आपस में बराबर भागों में विभाजित कर देगा, तो ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 5, समद्विभाजित विभाजित बराबर भागों में ये आपस में विभाजित कर रहे हैं। तो मैं मध्य बिंदु वाला जो सूत्र लगा के और x और y के मान ज्ञात करेंगे, तो हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है एक तो दे रखा ए के निर्देशांक है 1,2, दूसरा बी का निर्देशांक है आपके 4,y, और सी के निर्देशांक हो जाएंगे x,6 और डी के निर्देशांक है 3,5। 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ये हमें दिया है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
करते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं, यानी कि समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो दो विकर्ण हो गए, एक तो विकर्ण हो गया आपके एस सी ये, और एक विकर्ण हो गया बी डी। तो इन दोनों विकर्णों का मैं मध्य बिंदु का सूत्र लगा के और एक्स और वाई का मान ज्ञात करूंगा। तो यहां लिखूंगा एस सी का मध्य बिंदु बराबर, समद्वि विभाजित कर रहे हैं तो बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो एस सी का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु बराबर बीडी का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 प्लस x1 बटे के अंदर 2 कोमा y2 प्लस y1 बटे के अंदर 2, ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ लिखेंगे x कोमा y, ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब इनके मान लिखते जाएंगे। पहले एस सी का मध्य बिंदु, ए सी, ए और सी, इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए सी यानी कि x2 हो जाएगा आपके x प्लस x1 हो जाएगा आपके 1 बट्टे के अंदर 2, फिर कोमा का कोमा। y का ज्ञात कर रहे हैं तो y2 यानी कि 6 प्लस y1 हो जाएगा 2 बट्टे के अंदर 2, बराबर इस साइड का हम इस विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे बीडी। तो बीडी के अंदर हो जाएगा x2 तो हो जाएगा 3 प्लस x1 हो जाएगा 4 बटे के अंदर 2, फिर कोमा, फिर y2 हो जाएगा 5 प्लस y1 हो जाएगा आपके y और बटे के अंदर 2। अब इनको थोड़ा सा सरल करते हैं। ये हो गया आपके x प्लस 1 बटे के अंदर 2 कोमा 6 और 2 हो गए 8 और बटे के अंदर 2, फिर बराबर 3 और 4 हो गए 7 बटे के अंदर 2, और यहाँ पर हो जाएंगे 5 प्लस y बटे के अंदर 2। अब यहाँ पर ये x का मान है और यहाँ पर ये x का मान है, यहाँ पर ये y का मान है और यहाँ पर ये y का मान है। अब मैं तुलना करूंगा तो यहाँ लिखूंगा तुलना करने पर मतलब हो गया कि x के बराबर x का मान लिखूंगा, y का बराबर y का मान लिखूंगा। तो ये x का मान है और इसके बराबर लिखूंगा मैं ये, और ये y का मान है इसके बराबर लिखूंगा ये। तो ये जो आकृति है इसको रफ कर देते हैं। अब जो इससे नीचे वाला भाग है वो यहाँ पर लिख रहा हूं, तो आप कॉपी के अंदर नीचे ही लिखना। तो x वाला मान है तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे के अंदर 2, और बराबर का इस साइड आ जाएगा 7/2, और इस साइड लिखेंगे ये हो गया आपके y के मान के सामने y वाला, तो 5 प्लस y/2, और इसके सामने आ जाएगा आपके 8/2। ये हमने तुलना कर दी। अब इनको वज्र गुणा कराते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो इसको गुणा करेंगे, 2 को x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस का प्लस, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2 बराबर, 2 को 7 से गुणा किया 14, और इस साइड देखते हैं तो 2 को 5 से गुणा करूंगा 10, 2 को y से गुणा करूंगा 2y बराबर, 2 को 8 से गुणा किया तो ये हो गया 16। अब इस साइड से x का मान निकल जाएगा, ये 2 प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर 14 में से 2 गया, ये हो गया 12, तो ये हो गया 2x बराबर 12। x का मान ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 12 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 6, तो x का मान आ गया मेरे पास 6। और इस साइड से मैं y का मान निकालूंगा, तो ये 10 प्लस में उस साइड जाएंगे माइनस के अंदर, तो 16 में से 10 गए, ये बच गए 6, तो यहाँ पर 2y बराबर 6, y बराबर हो जाएगा 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा, ये आ गया 3, तो y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 2। तो आप नीचे अतः के अंदर लिख देना, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। आगे 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण आपको दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, और पाई का मान आपको लेना है 22/7, और आपको एक वृत्त के त्रिज्या खंड होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मान लो ये एक वृत्त है जिसका ये केंद्र हो गया और त्रिज्या खंड होता है ये, तो इस पूरे भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर,
और इस कोण ये थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री, और आपको इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको लिख देते हैं ओ ए बी और सी। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए बी सी एक वृत्त का त्रिज्या खंड है, वृत्त का त्रिज्या खंड, ये एक वृत्त का त्रिज्या खंड है जिसमें आर का मान आपको दे रखा है, त्रिज्या वो दे रखी है 6 मीटर, 6 मीटर, और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब यहाँ पर पाई का मान लेना है 22/7, फिर इंटू का इंटू आर त्रिज्या आपको दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर करूंगा, इंटू थीटा दे रखा है 60 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 360। अब यहाँ पर 0 से ये 0 कट गया, 6 के पार्ट से 36 गया 6 बार, तो यहाँ पर हो गया 22/7 इंटू 6 पर स्क्वायर है तो 6 को लिखूंगा 2 बार, फिर इंटू यहाँ पर 1/6। अब इस 6 से ये 6 कट गया, अब बचा है आपके ऊपर तो 22 इंटू 6 और नीचे बचा है केवल 7, तो 22 को गुणा करवानी 6, 12 13, और ये आपके आ गया 132/7 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करें तो मीटर स्क्वायर। तो इस वृत्त का त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल आया वो 132/7 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर की जगह सेमी दे रखा है तो यहाँ सेमी कर लेना, सेमी स्क्वायर, यह भी हो जाएगा आपके 6 सेमी, त्रिज्या वो 6 सेमी, और यहाँ पर भी हो जाएगा 6 सेमी, क्योंकि ये 6 सेमी दे रखा है, मीटर नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 132/7 सेमी स्क्वायर। आगे 17वां क्वेश्चन दे रखा है कि कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन है जो खोखला अर्धगोला उसके आकार का है, जैसे ये मैंने एक अर्धगोला बना दिया, ये हो गया अर्धगोला। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है, अध्यारोपित है यानी कि उस पर रखा हुआ है, जो है एक खोखला बेलन, खोखला बेलन हो गया ये कोई नीचे अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी, अर्धगोले का व्यास यानी कि यहां से लेकर और यहां तक दे रखा है 14 सेमी, ये दे रखा है 14 सेमी। इसका व्यास 14 सेमी है तो बेलन का भी 14 सेमी होगा, क्योंकि गोले के ऊपर बेलन रखा है, तो जितना गोले का व्यास है उतना ही अर्धगोले का जो बेलन है उसका व्यास होगा। व्यास आपको 14 सेमी दे रखा है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेमी, कुल ऊंचाई यानी कि यहां से लेके और यहां तक ये टोटल दे रखी है 13 सेमी, कुल ऊंचाई दे रखी है आपको 13 सेमी। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस बेलन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये आपको व्यास दे रखा 14 सेमी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7, और बेलन की जो ये अर्ध बेलन है खोखला उसकी भी त्रिज्या हो जाएगी 7, क्योंकि दोनों का व्यास समान है, और व्यास होता है जो त्रिज्या की दुगुना होता है, तो व्यास आपको 14 दे रखा है तो त्रिज्या हो जाएगी 7। तो टोटल ऊंचाई आपको दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेमी। तो ये त्रिज्या मान लो ये अर्धगोला है और अर्धगोले की ये त्रिज्या हो गई 7 सेमी, तो ये 7 है तो नीचे भी 7 ही होगी, क्योंकि एक खोखला अर्धगोला है तो गोले की त्रिज्या चारों ओर समान होती है, तो इधर भी 7 सेमी है तो नीचे भी हो जाएगी 7। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल लंबाई दे रखी है मेरे को 13 सेमी। यदि मैं इस बेलन की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करना चाहूंगा तो 13 में से मैं घटाऊंगा 7, तो 13 में से 7 ही घटाऊंगा, क्योंकि ये त्रिज्या हो गई इतनी, तो यहाँ तक तो ये जो लंबाई आ गई वो आ गई आपके 7, क्योंकि ये त्रिज्या है, और 13 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे को ये मान इतना प्राप्त हो जाएगा। तो 13 में से मैं 7 घटाऊंगा तो ये आपके बच गए 3 और 3 6। तो जो ये बेलन है, बेलन की जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 6 सेमी। अब इसको सवाल करते हैं।
बेलन, या पहले लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेमी, ये अर्धगोले का व्यास दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, जिसको लिखते हैं आर से, तो आर बराबर हो जाएगी 7, क्योंकि व्यास 14 है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास हो जाएगी 7। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या वो आ गई 7 सेमी। तो बेलन की जो त्रिज्या आएगी वो भी 7 सेमी आएगी। बेलन की त्रिज्या जिसको 8 से लिखते हैं ये भी आ जाएगी 7 सेमी, दोनों समान है तो उन दोनों को 8 से लिख देते हैं। अब निकालेंगे बेलन की ऊंचाई या लंबाई, जिसको h से लिखते हैं, तो ये हो जाएगी आपके 13 में से 7 घटाओगे, ये आ जाएगी 6 सेमी। बेलन की जो ऊंचाई आ गई 6 सेमी। अब हमें पूछा इस बेलन का, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय यानी कि अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसलिए मैं इस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो लगाऊंगा और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो लगाऊंगा। तो दोनों को जोड़ूंगा तो इस पूरे जो बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले अर्धगोल, ये जो बेलन दे रखा है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस अर्धगोला, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। 2πr(h) तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2πr² हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनके मान रखते हैं, 2 का 2, पाई का मान हमें लेना है, यहाँ पर दे रखा है पाई का मान लेना है 22/7 कोई दे नहीं रखा अलग से, तो पाई का मान लेते हैं 22/7 इंटू आर यानी कि त्रिज्या दे रखी है, बेलन की जो त्रिज्या वो दे रखी है 7, फिर इंटू का इंटू h ऊंचाई दे रखी है 6, प्लस का प्लस, और यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² यानी कि r त्रिज्या दे रखी है 7 इंटू 7 स्क्वायर है तो 7 को लिखूंगा 2r। अब इस 7 से ये 7 कट गया और इधर इस 7 से ये 7 कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या है, 2 को 22 से गुणा करूंगा तो 44 इंटू के अंदर 6, फिर प्लस का प्लस, 2 को 22 से गुणा करूंगा 44 और इंटू के अंदर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 44 है, यहाँ पर भी 44 है, दोनों पदों में से मैं 44 ले लूंगा बाहर, तो यहाँ लिखेंगे 44 लेंगे बाहर, 44 बाहर ले लूंगा तो अंदर बचे गया 6 + 7, ये 6 और प्लस का प्लस और इस साइड का ये 7। फिर इसको थोड़ा सा और आगे सरल करते हैं, यहाँ पर 44 का 44 इंटू का 2, 6 और 7 जोड़ने पर हो गए आपके 13। अब 44 को गुणा करवानी है 13 से और इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, 3 चौक होता है 12, 1 12 और 1 13, 1 4 और 4 2 7 और ये हो गए 5। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 572 मीटर दे रखा है, या सेमी दे रखा है तो 572 सेमी स्क्वायर। तो इस बेलन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो आया 572 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे आते में आप लिखो कहते बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेमी स्क्वायर। आगे क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, जो एक ग्राफ का क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है समीकरणों, आपको एक समीकरण तो दे रखी है x - y + 1 और बराबर 0, एक समीकरण दे रखी है 3x + 2y - के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचकर x और इन रेखाओं से बने एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित और कीजिए। जब हम ये ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा और त्रिभुज के हम जो है उसको हमें छायांकित करना है और साथ में उसके जो त्रिभुज के जो शीर्ष है वो और लिखना है। तो यहाँ पर पहले आपको एक समीकरण दे रखी है कि
x माइनस के y प्लस 1 बराबर 0, एक तो ये दे रखी है और दूसरी आपको दे रखी है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। ये आपको दो समीकरण दे रखी है। तो ये समीकरण हो गई आपके 1 और ये हो गई आपके 2। इस समीकरण 1 से मैं पहले x का मान निकालूंगा तो x बराबर हो जाएगा, ये 1 प्लस में बराबर के 0 के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये y प्लस में माइनस का इधर आएगा तो प्लस के अंदर, तो y को प्लस में करना है और a को करना है माइनस के अंदर। तो ये हो गया। अब हम x और y के मान निकाल लेंगे 2, 3। अब मेरे को x बराबर इस y का मान ऐसा है कोई संख्या रखनी है कि x का मान प्राप्त आ जाए, तो मैं y का मान लिखूंगा 1। ये जो y है y की जगह लिखना है 1, तो यहाँ 1 लिखा, 1 ये माइनस का 1 पहले से था तो प्लस 1 में से माइनस 1 गया 0, तो y का 1 मान रखने पर x का मान आ रहा है 0 इस x का। अब मैं y का मान रखूंगा 2, y का मान 2 रखते हैं यहाँ पर, तो y की जगह 2 लिखूंगा इसकी जगह, तो y में से 1 गया तो ये आ गया x का मान आ रहा है 1, यानी कि 2 में से 1 गया, x का मान आ रहा है 1, तो y का मान 2 रखने पर x का मान आ रहा है 1। y का मान लिखूंगा मैं 3, तो 3 में से 1 जाएगा, y का मान मैंने लिखा है 3, तो 3 में से 1 जाएगा, x का मान प्राप्त हो गया 2। तो इस प्रकार हमने ये इस समीकरण के निर्देशांक को ज्ञात कर लिए 3। आप अपने मन से 3 के 4 का जो भी ज्ञात करना चाहते हो उतने ज्ञात कर सकते हो। अब समीकरण 2 लेते हैं। आप लिखेंगे अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 लेंगे। अब समीकरण 2 आपको दे रखी है कि 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ इस समीकरण 2 से मैं x का मान निकालूंगा तो x बराबर हो जाएगा, ये 12 माइनस के उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 2y प्लस के उस साइड जाएंगे तो माइनस के 2y, और बटे के अंदर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे और x और y के मान निकालेंगे, x के भी 3 मान और y के भी 3 मान निकालेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो y बराबर मेरे को वही संख्या रखनी है और x का मान लेकर आना। y का मान पहले मैं 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। बचा 12, 12 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो 4 3 होता है 12, तो 4 बार जाएगा, 12 के अंदर 3 का भाग देने पर 4 बार। अब की बार y का मान मैं लिख रहा हूँ, y का मान लिख लेता हूँ मैं 3, y बराबर 3, तो इसकी जगह 3 लिखूंगा तो 3 को 2 से गुणा करूंगा 6, 12 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, और 6 के अंदर भाग दूंगा 3 को तो 2 बार, तो x का मान आ गया 2। अब की बार मैं y की जगह लिख लेता हूँ 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6 बट्टे के अंदर 3, तो इन दोनों गुणा करोगे तो 12 माइनस 12 और बट्टे के 3, 12 में से 12 गया 0, 0 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो ये आ गया आपके 0। तो x का मान आ रहा है 0, y का मान 6 रखने पर, y का मान 6 रखने पर x का मान आ रहा है 0। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब हम एक बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ के अंदर x का मान अधिकतम, x का मान है 4, तो 4 तक लेंगे, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। y का मान अधिकतम, y का मान है 6, तो y का मान लेंगे 6, 1 2 3, 3 के बाद आप ग्राफ के अंदर बनाओगे तो सही ढंग से बन जाएगा, ये 4 5 और ये हो गया 6, फिर ये माइनस का 1 और इस साइड माइनस का 2, फिर इस साइड माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 2। अब हम ये जो निकाले ये ग्राफ के अंदर लिखते हैं, x का मान 0, ये रहा x का मान 0, तो y का मान आ रहा है 1, तो x का मान 0 तो y का मान आ रहा है ये 1, ये बन रहा है 1 यहाँ पर। फिर x का मान 1 तो y का मान 2, x का मान 1 तो y का मान 2, तो ये लगभग आपके आएगा यहाँ पर। फिर x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 y का मान आ रहा है 3, तो ये लगभग बनेगा यहाँ पर। फिर ये जो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, इस सीधी रेखा को हम मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार ये मिलेगी। फिर दूसरे समीकरण से जो हमने x और y के मान निकाले वही वहां पर रखते हैं, x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 ये 4 और y का मान लेना 0, ठीक है। फिर x का मान 2, x का मान 2 और y का मान लेना 3, तो ये बिंदु यहाँ पर बनेगा। फिर x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 0 y का मान 6, तो इसको मिलाने पर ये मिलेगा लगभग इस प्रकार।
तो इसके निर्देशांक लिख देते हैं। एक तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1 और y का 0 है, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2,3 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। ये हम एक त्रिभुज बनाया, तो इसके अंदर दे रखा है त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। ये त्रिभुज पटल को हमने छायांकित कर दिया। और इससे आगे पहले हमें दे रखा था कि रेखा बना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक और लिखिए। शीर्षों के निर्देशांक, तो एक शीर्ष तो ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष, तो शीर्ष बराबर एक शीर्ष तो हो गया -1,0। दूसरा हो जाएगा आपके 4,0 और तीसरा हो जाएगा 2,3 है। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। आगे 19वां क्वेश्चन है, जो दे रखा सिद्ध कीजिए कि sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, क्योंकि लगातार 4-5 सालों के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको यहाँ पर दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, या तो आप ये साइड लेके चलो और ये, या फिर ये साइड लेके चलो। ये साइड लेके चल रहे हो तो ये साइड लेके आनी है, और इस साइड लेके चल रहे हो तो ये साइड आपको लेके आनी है। तो मैं ये साइड लेके जा रहा हूँ अल अस अच लेफ्ट हैंड साइड, अल अच अस से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा और ये राइट हैंड साइड लेके आऊंगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, पहले तो ये लिख लो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो इसको मैं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उससे सरल करूंगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सरल करते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस का प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए और कोस ए, फिर आगे प्लस का प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए। इस पद को मैंने सरल कर दिया। अब इस पद को और सरल करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे प्लस का प्लस कोस ए का हो जाएगा, इस सर्व समीकरण सरल करेंगे तो कोस ए का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, फिर आगे प्लस का प्लस 2 का 2 2ab यानी कि 2 का लिख दिया ab यानी कि कोस ए और सेक ए, कोस ए और सेक ए आपस में गुणा कराने पर ये हो गया 2 कोस ए और सेक ए। फिर यानी कि आगे दे रखा है बी स्क्वायर यानी कि सेक का स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिखते हैं, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है तो इसके पास लिख दूंगा कोस स्क्वायर ए, यहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर ए और पास में हो जाएगा प्लस में कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस का प्लस यहाँ पर दे रखा है 2 का 2 साइन ए और कोसेक ए का मान होता है 1, तो यहाँ 1 2 4 आप लिख लोगे। ये एक तो साइन ए और कोसेक ए दोनों आपस में गुणा के अंदर हो तो इसका मान होता है 1, और कोस ए और सेक ए ये दोनों आपस में गुणा में हो तो इसका मान होता है 1, और एक आपके होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, और एक आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये 2 4 आपको ये सूत्र याद है तब जाके ये सवाल होगा, नहीं तो ये सवाल नहीं होगा। तो यहाँ पर दे रखा है 2 का तो 2 लिख दिया, साइन ए और कोसेक ए की जगह साइन ए और कोसेक ए का मान होता है 1, तो इनकी जगह मैं लिख दूंगा 1, तो गुणा के अंदर हो जाएगा 1, फिर प्लस का प्लस यहाँ पर दे रखा है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए का मान ये आपको कोसेक स्क्वायर ए इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, ये कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, फिर प्लस का प्लस कोस स्क्वायर ए तो मैंने पहले ही लिख दिया तो ये छोड़ देंगे, फिर प्लस का प्लस 2 का 2 कोस ए और सेक ए, कोस ए और सेक ए का मान होता है 1, कोस ए और सेक ए का मान होता है 1, तो इनके गुणा के अंदर आ जाएगा 1,
फिर प्लस का प्लस, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए, क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इसका मान होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, प्लस का प्लस, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर है आपके कोस की जगह यहाँ कोट है, कोट स्क्वायर है, कोस सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर है, तो यहाँ 2 का 2 हो गया, फिर प्लस का 1, प्लस का प्लस, यहाँ पर है कोट स्क्वायर है, फिर प्लस का प्लस, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2, फिर प्लस का प्लस, 1 का 1, प्लस का प्लस, और tan स्क्वायर ए। अब आपको जितनी भी संख्या दे रखी है उनको जोड़ देंगे, तो 1 और 2 हो गए 3, 3 और 1 4, 4 और 5 हो गए आपके 4 और 2 हो गए 6, 6 और 1 हो गए 7, ये हो गया 7, प्लस का प्लस, पीछे बचा है कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अब आपको ये सिद्ध करना था 7 + tan स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, और ये आगे साइड 7 + कोट स्क्वायर ए और प्लस में tan स्क्वायर ए, तो यहाँ ये पद आगे पीछे हो सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये हमने सिद्ध कर दिया। आगे 20वां क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, और ये 2-4 बार परीक्षा के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न बारंबारत सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे जो किसकी सबसे ज्यादा है बारंबारता, तो बारंबारता 20 है इस पद की, तो इसको हम पहले कवर कर लेंगे। तो ये आपके हो गया F1, ये हो गया F1 से आगे F0, ये हो गया F2, और ये अल हो गया 40 हो गई निम्न सीमा 40, और अच जो हो जाएगा अच बराबर हो जाएगा 40 और 50 के बीच का कितना का अंतर है 10 का, तो ये अच हो गया 10। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो बारंबारता किसकी अधिक है, तो बारंबारता यहाँ पर सबसे अधिक है 20 की, तो 20 वाले पद को हम पहले लो कर लेंगे, तो ये तो हो गया F1 20, और इससे आगे वाला F0, और इससे पीछे वाला F2, और ये हो गए 40 हो गए अल का मान, अल का मतलब हो गया निम्न सीमा, और अच यानी 40 और 50 के बीच में कितने का अंतर है 10 का, तो अच हो गया 10। तो यहाँ लिखेंगे F1 बराबर हो गया आपके 20, F0 बराबर हो गया आपके 12, और F2 बराबर हो गया 11, और अच जो बीच का अंतराल है वो आ रखा है 10, और अल यानी कि निम्न सीमा इस पद की निम्न सीमा है ये 40, तो ये हो गया 40। तो यहाँ लिखेंगे तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है अल प्लस कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0, और बट्टे के अंदर 2F1 माइनस के F0 और माइनस के F2, और गुणा के अंदर होता है अच, ये आपके बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब इनके मान रखते जाएंगे, अल का मान है निम्न सीमा 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस का प्लस, F1 का मान है F1 यहाँ पर दे रखा है 20, फिर माइनस F0 का मान है 12, बट्टे के अंदर 2 × F1 यानी कि 2 × 20, माइनस का F0 का मान दे रखा है आपको 12 माइनस, और F2 का मान दे रखा है 11, और फिर गुणा के अंदर आ जाएगा अच यानी कि अंतराल कितने का 10 का, ये आ गया गुणा के अंदर। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा 8। अब इनको सरल करते हैं, 2 को 20 से गुणा करूंगा तो 40, और ये माइनस के 12 माइनस के 11 इनको जोड़ के और 40 में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो गया 2 23, माइनस के 12 और माइनस के 11 हो गए 23। अब ये घटाते हैं, 1 10 10 में 7, तो यहाँ बचे 3 और ये 17, तो यहाँ घटाने पर ये आ गया 17 और ऊपर 8 और गुणा के अंदर आ गया 10। अब इनको सरल करते हैं, दस को 8 से गुणा करूंगा 80, तो 40 प्लस 80 बट्टे के अंदर आ गया 17। अब 80 के अंदर 17 का भाग देना है और फिर 40 के अंदर जोड़ लेंगे, तो
80 के अंदर भाग देना है 17 का। 70 चौक होते हैं 68, तो ये बच गए आपके 12, ये 0 उतर है। 70 7 119, 7 बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 40 प्लस 4.7, और 40 के अंदर 4.7 जोड़ेंगे तो 44.7, तो इसका बहुलक आ गया 44.7। इस प्रकार ये आज का 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों के अंदर पेपर के अंदर आ चुके क्वेश्चन है। जो 10 सालों के पेपर व उनके अंदर ये क्वेश्चन एक बार पूछे जा चुके हैं, तो एक बार इनको जरूर पढ़ के जाना पेपर के अंदर।